आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 5 मेरा बचपन देखने जा रहे हैं। इस पाठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है। इसे स्वयं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। इस पाठ में उनकी पूरी आत्मकथा दी गई है। इस पाठ की विधा आत्मकथा है और इस पाठ में उनकी पूरी आत्मकथा दी गई है। तो इससे पहले हम पाठ देखने से पहले हम उनका छोटा सा एक परिचय देख लेते हैं, जो कि पाठ के अंत में दिया गया है। तो ये रहा लेखक परिचय। अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो इनका पूरा नाम है ए से अउल, पी से फकीर, जे से जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्षों की उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। तो इनको जनवादी राष्ट्रपति कहा गया। इन्होंने जो भी अपना समय था, वक्त था, वो अपनी जनता के लिए दिया और राष्ट्रपति जी करोड़ों के दिलों में बसते हैं। कलाम जी 82 वर्षों की उम्र में भी अनेक यानी बहुत से सामाजिक ऐसे आंदोलन हुआ करते थे, उसमें हमेशा भाग लेते। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थक आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। तो जो छोटे बच्चे होते थे उनकी जो बुद्धि होती थी या उनकी जो कलाएं कौशल होते थे, उनसे उनका व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए अभियान का मंत्र जो था वो था, मैं क्या दूं। स्व परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। जो उनका एक सूत्र वाक्य था या फिर उनका जो मंत्र था, मैं क्या दूं, उसका एक उद्घोष था, ईमानदार कार्य। उनकी घोषणा थी, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। भोपाल अभियान द्वारा आप बचपन ही में इन सवालों को बोना चाहते थे, मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो जब छोटे थे इन सवालों को अपने बचपन में बोना चाहते थे, यानी अपने अंदर पहले से ही बचपन से ही इन सवालों को पैदा किया उन्होंने कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ और समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये था अब्दुल कलाम जी का छोटा सा परिचय। अभी हम इस पाठ का आशय देख लेते हैं कि ये पाठ देने का यहाँ पर मकसद क्या है। भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी की मिसाल था, यानी कि वह आम सी जिंदगी जीते थे। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है। यानी कि उनके जो माता पिता थे बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे और एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, यानी कि ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहा करते थे। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतुष्ट था, यानी कि उन्होंने हमेशा मेहमान उनके घर या अतिथि उनके घर आया करते थे, हमेशा उनकी सेवा में खुश रहते थे। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। उनके परिवार में कभी कोई धर्म को लेकर मतभेद नहीं हुए। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणाप्रद है। जो आत्मकथा यहाँ पर अब्दुल कलाम जी की दी गई है, तो ऐसे बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए कि उन्होंने कैसी जिंदगी यहाँ पर जी है, उसे दिखाने के लिए ये पाठ यहाँ पर दिया गया है। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। तो इस पाठ से जो है छात्र सादगी से जीवन यापन करना और धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि हर धर्म को मानना, हर धर्म को महत्व देना और आपस में मिलजुल कर रहना, अलग अलग धर्म के होते हुए भी कैसे एक दूसरे के साथ रहा जाता है और किताबें पढ़ने का शौक कैसे होना चाहिए, इस पाठ में दिया गया है। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म था मद्रास राज्य के रामेश्वरम में एक मध्य वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। तो उनके पिताजी भी कोई धनी यानी अमीर व्यक्ति नहीं थे और ना ही कोई उनकी अच्छी शिक्षा हुई थी। इसके बावजूद भी वे बहुत
कि तेज और उनमें बहुत उदारता थी, यानी कि दूसरों की सहायता के लिए हो, दूसरों पर दया हो या दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। मेरी माँ आशी अम्मा उनके आदर्श जीवन संगिनी थी। अब्दुल कलाम जी की माता का नाम आशी अम्मा था। उनकी जो माँ थी उनके पिता की एक आदर्श जीवन संगिनी, एक आइडियल लाइफ पार्टनर थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था, आइडल कपल के रूप में उन्हें देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। यानी कि इनके कई भाई बहन थे और इनके माता पिता भी दिखने में सुंदर थे, परंतु अब्दुल कलाम जी एक छोटी हाइट के, छोटी कदकाठी के और साधारण वाले सावले रंग के थे। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। यहाँ पर पुश्तैनी का अर्थ है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, यानी कि उनके दादा परदादाओं जिस घर में रहते थे उसी घर में ये भी रहा करते थे। उनका घर जो है मस्जिद वाली गली में था और वो घर जो है चूने पत्थर व ईंट से बना हुआ पक्का घर था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। आडंबरहीन का अर्थ है ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहना, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। यानी कि इनके जो पिताजी थे वह एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, यानी कि बेफिजूल, अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, बेफिजूल की चीज़ों से दूर रहते थे, पर जितनी घर में चीज़ें लगनी चाहिए थी वो घर में उनके उपलब्ध रहती थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावात्मक दोनों ही दृष्टियों से। यानी इनके पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, इसलिए उनका जीवन बहुत ही सादगी में और निश्चिंतता में बीता। मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती थी। तो पहले बचपन में ये अपनी माँ के साथ अब्दुल कलाम जी रसोई घर में ही खाना खाया करते थे। तो आशी अम्मा सबसे पहले केले का पत्ता बिछाती थी और उस पर चावल और सुगंधित एवं स्वादिष्ट सांभर डालती और घर का बना अचार और घर की बनी नारियल की ताज़ी चटनी भी होती थी खाने के साथ। आगे देखिए, प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम जो है प्रतिष्ठित शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था और उस मंदिर से अब्दुल कलाम जी के घर का पैदल रास्ता 10 मिनट की दूरी पर था। और जिस इलाके में, जिस गली में अब्दुल कलाम जी रहते थे वहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ हिंदू परिवार भी रहा करते थे और हिंदू और मुस्लिम परिवार दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहते थे। और जिस इलाके में, जिस गली में अब्दुल कलाम जी रहते थे वहाँ एक पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को उनके पिताजी जैनुल आबदीन नमाज को लेकर जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। तो रामेश्वरम का जो सबसे बड़ा मंदिर था, प्रतिष्ठित शिव मंदिर था, उसके सबसे बड़े पुजारी जो थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके पिताजी के, अब्दुल कलाम जी के पिताजी के अभिन्न मित्र यानी पक्के दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। अब्दुल कलाम जी के पिताजी और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और जैनुल आबदीन हमेशा आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे, यानी धर्म से जुड़ी हुई या ईश्वर से जुड़ी हुई ऐसी बातों पर चर्चा करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तो जब अब्दुल कलाम जी बड़े हुए, उनमें जब समझ आई तो उन्होंने नमाज के बारे में अपने पिताजी से पूछा। तो उनके पिताजी कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। तो जैनुल आबदीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो तो तुम अपने शरीर से एक दूसरे ब्रह्मांड, दूसरी दुनिया का एक हिस्सा बन जाते हो और उस दुनिया में दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। उस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, ऐसा जैनुल आबदीन उसे बताते हैं। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी।
नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे जैनुल आबदीन, उनके हमेशा दिन की जो शुरुआत थी या काम की जो शुरुआत थी, पौ पटने से पहले यानी सुबह होने से पहले ही, सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के बाद वो अपने नारियल के बाग जाया करते थे। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। तो देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि अब्दुल कलाम जी के घर से बाग का रास्ता करीब 4 मील दूर था। फिर जैनुल आबदीन करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए घर लौटते थे। उसके बाद ही वे आने के बाद नाश्ता करते थे। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। तो अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनकी जो पूरी जिंदगी थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से भरी हुई थी। उसमें उन्होंने अपनी जो पिताजी की बातें थी उसकी उन बातों का अनुसरण, उन बातों को अपनाने की और उन बातों पर चलने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया कि कोई ऐसी दैवी शक्ति जरूर होती है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि कोई ऐसी एक दैवी शक्ति होगी जो हमें दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है। कोई इंसान अगर दुखी है तो वह हमेशा दुखी ही नहीं रहेगा, दुख के बाद उसे सुख मिलेगा। कोई अगर इंसान बार बार असफल हो रहा है तो आगे चलकर उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, जिसे सेतुकराई भी कहा जाता है, तक लाने ले जाने के काम आती थी। जब जैनुल आबदीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था तब अब्दुल कलाम जी 6 साल के थे और जो नौकाएं जैनुल आबदीन बनाया करते थे वे तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने और ले जाने के काम में आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। तो जो एक स्थानीय ठेकेदार था, यानी ठेकेदार का अर्थ है कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम कहते हैं, उसके साथ मिलकर समुद्र तट पर जैनुल आबदीन नौकाएं बनाने लगे। यानी बाद में आगे चल के जैनुल आबदीन की बेटी और अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन जोहरा के साथ अहमद जलालुद्दीन की शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। जब जैनुल आबदीन काम किया करते थे तो अब्दुल कलाम जी उनको देखा करते थे कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक तूफान आया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पामन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी हुई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वो जो तूफान आया था 100 मील प्रति घंटे का, वो इतना बड़ा तूफान था कि उसमें पामन पुल जो ट्रेन का ब्रिज था वो भी टूट गया और उस पर जो ट्रेन आ रही थी वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और उस तूफान में कुछ लोग और अब्दुल कलाम जी जैनुल आबदीन की जो नावें थी वो भी बह गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। इससे पहले अब्दुल कलाम जी ने समुद्र में उड़ता हुआ कोई तूफान नहीं देखा था, सिर्फ उसकी खूबसूरती और सुंदरता को ही देखा था। जब उन्होंने उस तूफान को देखा तो वह हैरान रह गए। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। तो अहमद जलालुद्दीन जो थे अब्दुल कलाम जी से 15 साल बड़े थे, इसके बावजूद भी वो उनके पक्के दोस्त बन गए थे, क्लोज फ्रेंड बन गए थे और वे उन्हें प्यार से आजाद कहकर पुकारा करते थे। और वो दोनों रोजाना शाम को घूमने जाया करते थे और जब वे घूमने जाया करते थे तो आध्यात्मिक विषयों पर या धर्म से जुड़ी हुई चीजों पर बातें करते थे। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी यह भी बता देते हैं कि उनके पूरे इलाके में एक जलालुद्दीन ही ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी में लिख पढ़ सकते थे। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से सिर्फ जलालुद्दीन ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी शिक्षा बहुत हुई थी और उसके साथ साथ उनको बाहरी दुनिया की भी जानकारी थी।
जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। मैं जलालुद्दीन जो थे हमेशा अब्दुल कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, समकालीन साहित्य यानी लिटरेचर के बारे में, वैज्ञानिक यानी साइंस की जो रिसर्च होते रहते हैं उसके बारे में, और चिकित्सा विज्ञान, हॉस्पिटैलिटी में जैसे नई नई तकनीकें, नई नई मशीनें आ रही हैं उसकी कामयाबी के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकाल कर नई दुनिया का बोध कराया था। यानी कि अहमद जलालुद्दीन के पहले अब्दुल कलाम जी सिर्फ अपने इलाके के बारे में जानते थे या अपने गांव के बारे में जानते थे, लेकिन जब अहमद जलालुद्दीन उनके जिंदगी में आए तो अहमद जलालुद्दीन जब उनके अच्छे दोस्त बन गए तो उन्होंने उसका बाहरी दुनिया से भी रिश्ता जोड़ दिया, बाहरी दुनिया के बारे में भी उनको जानकारी देने लगे। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था, तो उनके बचपन में पुस्तकें जो थी एक दुर्लभ वस्तु यानी कि आसानी से नहीं मिला करती थी। उनके वहाँ एक स्थानीय स्तर पर यानी एक पूर्व क्रांतिकारी रहा करते थे जिनका नाम STR मानिकम था, और उनका एक निजी पुस्तकालय यानी पर्सनल लाइब्रेरी थी। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया, यानी उन्होंने हमेशा अब्दुल कलाम जी को पढ़ने के लिए किताबें दिया करते थे। अब्दुल कलाम जी अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें लाया करते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक, और अहमद जलालुद्दीन के बाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका गहरा असर उनके जीवन पर पड़ा था, वह उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अकेले अखबारों के वितरक थे, यानी अखबारों को बेचा करते थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी, और अखबार सुबह की ट्रेन पाम्बन से रामेश्वरम आया करती थी, और ये जो एजेंसी थी अखबारों की इसे अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे, और पूरी 1000 प्रतियां बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। तो अब्दुल कलाम जी के 3 पक्के दोस्त थे जिनके नाम रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश थे। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। अब्दुल कलाम जी के तीनों जो दोस्त थे वो ब्राह्मण परिवार से थे, और रामानंद शास्त्री जो थे रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। ये तीनों अब्दुल कलाम जी के तीनों मित्र अलग धर्म से थे, परंतु अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो यह था पाठ मेरा बचपन, जिसमें कि अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में बताया गया है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब